साथी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज़ हो सकता है आज थोड़ी सी गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी मैसेज था इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे साथ में दौसा कलेक्टर जो सेवानिवृत्त दौसा कलेक्टर साहब श्रीमान एस पंवार साहब मेरे साथ में हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं कलेक्टर लेवल के पर्सन्स के साथ में कुछ समय बिता रहा हूँ और आपका परिचय और आप इस लेवल में कैसे पहुँचे ये मैं आपको ये वीडियो में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि युवाओं के लिए कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहकर भी आप अपने नौकरी के उच्च लेवल में कैसे पहुँच सकते हैं, ये वीडियो इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो पंवार साहब आपका मेरे इस वीडियो में चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंवार साहब अपना परिचय आप अपने श्रीमुख से ही देंगे तो आई थिंक ज़्यादा उचित रहेगा। पंवार साहब अपना थोड़ा सा अपना परिचय और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं स्वरूप सिंह पवार हूँ और बस 2016 में जिला कलेक्टर दौसा के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ और मैं एलनाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। और जो एक एलनाबाद जो है वो छोटा सा ग्रामीण कस्बा है, तो वहाँ से रह कर के मैंने अपना जो है वो मैट्रिकुलेशन किया और उसके पश्चात जो है मैंने चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया। और उसके बाद में मैंने केवल 2 प्रकार की परीक्षाएं ही लाइफ में दी है जी। या तो मैंने RS की परीक्षा दी है या फिर UPSC के माध्यम से IAS की परीक्षा दी और दोनों ही परीक्षाओं में मैं ये जानना मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने यदि आपने सोच लिया है तो आप ग्रामीण परिवेश में रहकर भी जहाँ इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है स्टूडेंट्स को आगे पढ़ने के लिए, लेकिन आपके अंदर यदि माजा है आगे कुछ करने का ताकत है, आपने सोच लिया, आपने जो टारगेट बना लिया, तो आप पंवार साहब की तरह आप IAS लेवल के बड़े अधिकारी बन सकते हैं। हाँ पंवार साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से अधिकतर बच्चे जो है वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं। हालांकि वो तैयारी जो है वो जयपुर या दिल्ली जाकर के करते हैं, लेकिन वो मूल रूप से ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होते हैं और उनमें जज्बा और जुनून होता है कि हमें IAS या RS अधिकारी बनना है। और इसमें जो यही कारण है कि बच्चे ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण परिवेश के सेलेक्ट हो रहे हैं। वो अगर वो अपने स्कूली दौर के अंदर उनका हिंदी मीडियम भी रहा है या कॉलेज के अंदर भी हिंदी मीडियम रहा है, बाद में भी वो जो है इंग्लिश मीडियम लेकर के और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रामीण परिवेश का आदमी जो है वो आगे नहीं जा सकता। जो कॉन्वेंट या हाईली जो है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं उन बच्चों का इतना रुझान जो है वो IAS या RS की तरफ नहीं है जितना ग्रामीण परिवेश के बच्चों में है। क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं वो जिला प्रशासन को बहुत ही नज़दीकी से देखते हैं और वो समझते हैं कि जिला कलेक्टर या SDM या अतिरिक्त जिला कलेक्टर का क्या महत्व है और जिला प्रशासन जो है वो किस प्रकार से रन करता है। चाहे वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसका लाभ लेने के लिए या जो फूड सिक्योरिटी स्कीम्स है उसका लाभ लेने के लिए, नरेगा का लाभ लेने के लिए जब कभी भी वो जो है सरकारी तंत्र जो ज़िले में स्थापित होता है, चाहे वो BDO ऑफिस हो, SDM ऑफिस हो, चाहे तहसील ऑफिस हो या जिला कलेक्टर का ऑफिस हो, जब जाते हैं और देखते हैं और उनका जो ऑफिस की कार्य प्रणाली देखते हैं या उनका प्रभाव देखते हैं कि भी जिला प्रशासन का जो है आम लोगों के ऊपर क्या प्रभाव है और जो जिला प्रशासन के अधिकारी जब कभी भी गाँव में जा कर के और अपनी पंचायतें वहाँ जो है करते हैं और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उससे जो वहाँ का युवा वर्ग है उनमें भी कुछ कर गुजरने की जो है ख्वाहिश होती है और वो आगे आकर के जो है जिला प्रशासन का भाग बनना चाहते हैं। तो जिला प्रशासन का भाग बनने के लिए उनको IAS या RS की परीक्षा देनी पड़ती है। और साहब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का जिसे मन कैसे बन पाया?
मेरे पिताजी ग्रामीण प्रवेश के आदिम थे और वो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उनकी सोच समझ इतनी थी कि उन्होंने कहा कि बेटा अगर बनना है तो आप प्रशासनिक अधिकारी बनो। बनना है तो कलेक्टर बनना तो आपको जिला कलेक्टर बनना है, आपको जिला प्रशासन के अंदर आना है। मेरा यूपीएससी के माध्यम से जो है वो 3 बार फाइनल रूप से चयन हुआ। पहले मेरा इंडियन पोस्टल सर्विसेज में चयन हुआ, इंडियन ट्रेड सर्विसेज में चयन हुआ और सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में चयन हुआ, और इधर आरएस में मेरा जो है वो आरटीएस, आरपीएस और आरएस में चयन हुआ। मैं यहाँ आरपीएस की नौकरी छोड़ करके आईएएस अलाइड के अंदर कहा, लेकिन मेरे पिताजी संतुष्ट नहीं थे कि आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज में रहेंगे तो केवल पोस्ट ऑफिस का काम ही देखेंगे, चाहे आप चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बन जाएं या कितनी भी तरक्की कर लें, अपने को जो है वो प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने उसी टाइम जो है आरएस की भी परीक्षा दी और मेरा जो है आरएस प्रॉपर के अंदर हो गया, और मैं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 सर्विसेज को छोड़ करके, जहाँ पर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, वो छोड़ करके और स्टेट सर्विसेज के अंदर जो है आया। इसलिए आया क्योंकि पिताजी चाहते थे कि प्रशासन के अंदर आप रहो, बिल्कुल, ताकि लोगों का जुड़ाव जो है आपसे हो और हमारा भी जुड़ाव जो है आपसे रहे, और प्लस जो हमारा राजस्थान राज्य है उसके अंदर सेवा करने का जो है लोगों को जो है आप अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, उनकी सेवा करिए, यहाँ रह करके सेवा करें। यदि आपकी पद स्थापना तमिलनाडु या मणिपुर या हिमाचल के अंदर हो जाती है तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने जो है वो सेंट्रल सर्विसेज छोड़ करके वापस आरएस ज्वाइन की और यहाँ पर नौकरी की, और नौकरी के दौरान मुझे एसडीएम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीईओ जिला परिषद, डीआईजी रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प्स, सेटलमेंट ऑफिसर और जो है वो सीएडी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इस प्रकार के विभिन्न पदों के ऊपर जो है मैं जो है पिछले 36 साल से राजस्थान सरकार की मैंने सेवा की है, और वर्ष 2016 के अंदर मैं जिला कलेक्टर दौसा के पद पर रिटायर्ड हूँ। तो मेरा तो युवाओं को यही संदेश है कि आप जो भी करना चाहें लगन से करें, और आपको जो है वो मेक डिफरेंस, एक अंग्रेजी के अंदर शब्द है कि जो अन्य कर रहे हैं उससे आपको डिफरेंट करना है। जैसे लोग कर रहे हैं और जैसे आप कर रहे हो तो वैसा ही रिजल्ट आप पाओगे। एक सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ में, आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। यस यस यस, ये बिल्कुल सही है, राव साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू मेक डिफरेंस। जब तक आप अपन दूसरे लोगों से डिफरेंट नहीं करेंगे तो अपन जो है डिफरेंट कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है अपने जीवन के अंदर संघर्ष करके, और जो कंपटीशन के अंदर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र हैं उनको कम से कम भी अपने 24 घंटे में 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी अगर वो प्रशासनिक सेवा में आने के इच्छुक हैं, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में आने के लिए जो है इतनी मेहनत तो बेयर मिनिमम है जो उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका इतना वास्ट सिलेबस होता है कि उसका 1.5 साल के अंदर वो सिलेबस आपको कवर करना होता है। जो कक्षा 5वीं और 6ठी से लेकर के 12वीं तक का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसकी पूरी आपको जो है जनरल स्टडीज़ के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसके अलावा अन्य भी करनी पड़ती है, और मेरा ग्रामीण प्रवेश के छात्रों से यही अनुरोध है कि आपके पास में अगर आर्थिक साधन बहुत कम है तो आपको ऑनलाइन कोचिंग लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, जो बहुत ही सस्ती है, और कई संस्थाएं जो है इसके अंदर ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट के अंदर उपलब्ध करा रही है। अगर आपके पास में आर्थिक रूप से संपन्न है और रिसोर्सेज है तो आपको जो है दिल्ली और जयपुर जाकर के कोचिंग करनी चाहिए, ताकि आप जल्दी ही इस दोनों एग्जामिनेशंस को जो है वो क्रैक कर सकें। और आपको मल्टी प्रलोंग स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये नहीं कि केवल मात्र आईएएस की परीक्षा देनी है, आपको अपना प्लान बी यानी कि आरएस सर्विसेज की भी इसके साथ साथ तैयारी करनी है। जब आपका प्लान ए जो है फेल हो जाए तो ताकि आप प्लान बी जो है लागू करके और कम से कम प्रशासनिक सेवा के अंदर आरएस के माध्यम से आ जाओ, और बाद में जो है आपका प्रमोशन होकर के आप जो है आईएएस अफसर बन जाओ। क्या बात कही सर आपने। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर काम के लिए आपको 2-3 प्लान रखना पड़ेगा, प्लान ए बी सी।
पहला प्लान आपका टारगेट होना चाहिए कि जैसे पवार साहब बता रहे कि आपका यदि आईएएस में बनने का सपना है तो आईएएस के लिए प्लान ए आपका है कि आईएएस बनना। कभी कभी की क्या परिस्थितियाँ ऐसे प्रतिकूल हो जाती हैं या ऐसा कोई व्यवस्था बन जाती है या एज फैक्टर भी ऐसा आ जाता है कि तैयारी करते करते अब अपने पास टाइम नहीं रहा तो फिर आपको प्लान बी पे आपको जाना पड़ेगा। तो कम से कम आप ए नहीं तो बी में आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पवार साहब ये काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर जैसे एक बार असफल हो गए तो वो दौड़ से बाहर हो जाते हैं, एक बार असफल होने के बाद भी एक बार असफल होते ही दौड़ से बाहर हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए बना है जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, कुछ करने की जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति है जी। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें नहीं है तो वो इस कंपटीशन के अंदर जो है उनका आना नामुमकिन है जी। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग हैं वो अगर फेलियर भी हो जाते हैं तो उनको बार बार अटेम्प्ट करना चाहिए जी। जितना अटेम्प्ट का जो अवसर जो है यूपीएससी या आरपीएससी देती है वो सभी उनको यूज़ करना चाहिए और आखिरी दम तक जो है इस परीक्षा में पास होने के लिए जोर लगाना चाहिए। किसी की किस्मत का कोई पता नहीं है कि कब वो जो है कामयाब हो जाए। आपने देखा होगा कि जो काफ़ी प्रतियोगी जो सेलेक्ट होते हैं वो तीसरी या चौथी बार के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं और इवन जो है जो माताएं महिलाएं वो 2-2, 3-3 बच्चों की माँ है वो भी सिलेक्ट हो जाती है और 10-10, 15 साल के अंतराल के अंदर भी जो है वो सिलेक्ट हो रही है। ऐसे जो है महिला अभ्यर्थियों की भी आप इंटरव्यू देख रहे हो कि जो महिलाएं 2-2, 3-3 बच्चों की माँ है, इतना कार्य करने के पश्चात में भी, इतनी फैमिली को सपोर्ट करने के पश्चात में भी अगर उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप में भी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आपको जो है कोई रोक नहीं सकता। सफलता जो है उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुकाम के ऊपर पहुंचना चाहते हैं। तो आपको पहले अपना लक्ष्य बनाना होगा, आपको अपना विजन बोर्ड बनाना होगा और उस विजन बोर्ड को आपको अपने कमरे के अंदर लगाना होगा कि बस इतना तक जो है मैं इस लक्ष्य को। विजन बोर्ड क्या होता है सर? विजन बोर्ड के अंदर आपको येलो शीट के ऊपर लाल स्याही से जो है अपना टारगेट लिखना है और उसके अंदर टाइम बाउंड लिखना है कि ईयर इतना तक जो है मेरा जो है इस परीक्षा के अंदर चयन होगा। और वो डिटर्मिनेशन जो है सुबह 5 मिनट जो है आप जो भी भक्ति करते हैं, आप किसी जो है भगवान की पूजा नहीं करें, केवल आप अपने विजन बोर्ड की तरफ देखें और 2-3 मिनट तक मनन करें कि मेरे को इस लक्ष्य की प्राप्ति चाहे किसी भी कोस्ट के ऊपर करनी है। और ये विजन बोर्ड जो है आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा। जब तक आप अपने लक्ष्यों को और अपने गोल्स को सार्वजनिक नहीं करोगे, लोगों को नहीं बतलाओगे तो आपके अंदर जो चैलेंज लेने की भावना है वो नहीं पनप सकती। जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आएगी कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो, क्योंकि आपको जो है अपना सोशल रेपुटेशन कायम रखना है। लोगों को आपको जो है वो अपना रेपुटेशन कायम करने के लिए आप उसी डायरेक्शन के अंदर मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। यानी विजन बोर्ड पर आपका गोल सेटिंग करना है और गोल इस तरह से आपका गोल आपका तो होना चाहिए स्मार्ट का मतलब एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल और ए का मतलब जो गोल है वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। आप में ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको स्पेसिफिक डेट और टाइम का बिल्कुल टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि मैं इस तक ये लक्ष्य जो है प्राप्त कर लूँगा, आईएएस में इस साल तक कर लूँगा, इतने समय के अंदर मैं अपना फाउंडेशनल कोर्स यानी मेरी जो प्रिलिमिनरी तैयारी है वो मैं कर लूँगा, मेन परीक्षा की तैयारी कर लूँगा और मैं जो है इतने समय के अंदर जो है आईएएस का या आरएस का रिटन एग्ज़ाम करके इंटरव्यू के अंदर बैठूंगा और मेरा जो है पूरा वेल प्रिपेयर्ड जो कहते हैं कि आदमी का एक बैकग्राउंड जो है वो उसको तैयार करना चाहिए ताकि उसकी तैयारी हो जाए। और सर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो रिटन एग्जामिनेशन में काफ़ी बच्चे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हुए भी इंटरव्यू के अंदर जो प्रॉपर्ली इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण से वो असफल हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखो ये जो है ये क्वेश्चन मेनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है जिसमें आदमी का व्यक्तित्व विकास होता है
और उसका उस सर्विस के प्रति क्या एप्टीट्यूड है, उसके अंदर उस सर्विस में काबिल होने के लिए क्या इंटीग्रिटी है, क्या वो नेक नीति से सर्विस में आना चाहता है। तो यही परीक्षण जो है इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी जो है देखते हैं कि क्या ये इस सर्विसेज के लिए फिट है, या अगर ये आ गया तो क्या ये प्रशासन को हैंडल कर पाएगा। तो वो कई उसमें सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो आप उन सर्कमस्टांसिस में किस तरह का डिसीजन लेंगे। जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसके अंदर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेने का जो है वो क्षमता होनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए ऑनलाइन कई क्लासेस उपलब्ध हैं, उसकी भी आप जो मार्गदर्शन ले सकते हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके सेलेक्ट इंटरव्यू भी देख सकते हैं, ये आप जो यूपीएससी की वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं। और डिफरेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जो है आप बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनके इंटरव्यू देते रहते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और कोई भी जो जनरल नॉलेज की या जनरल स्टडीज़ की जो है सूचना या जो भी नॉलेज है वो सब अपने को आजकल के ज़माने में गूगल के ऊपर उपलब्ध है। गूगल एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें जो है वो एक ओशन है, उसमें इतनी नॉलेज अवेलेबल है कि आप हर एक चीज़ जो है सर्च कर सकते हो। जब हम लोगों ने कंपटीशन दिया था तो वो 1980, 81, 82 का दौर था, तो उस टाइम में इस तरह के जो है साधन उपलब्ध नहीं थे। और आर्थिक रूप से भी जो है हम ग्रामीण परिवेश में होने के कारण आर्थिक तंगी के कारण किताबें भी जो है प्रॉपर क्रय नहीं कर पाते थे। और जो किताब क्रय करते थे उस ज़माने के अंदर एक दो स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट मिलकर के क्रय एक किताब करते थे और उसके 2 या 3 फाड़ कर करके आपस में जो है एक्सचेंज करके पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम में किताबों को परचेज करना और उसको अफोर्ड करना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर था। तो बहुत ही इकोनॉमिकल वे के अंदर रह करके और बेयर मिनिमम सुविधाओं के होते हुए हम लोगों ने स्टडी की है। उस ज़माने में कोई इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं था और नॉलेज बड़ी लिमिटेड थी। लाइब्रेरी के भी फिक्स आवर होते थे। आजकल तो राजधानी के अंदर ऐसी लाइब्रेरियाँ हैं और उसके अंदर एसी की सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन की सुविधाएं हैं और वो लाइब्रेरी 24 घंटे संचालित होती है। ऐसी लाइब्रेरी में मैंने हज़ारों बच्चों को जाते हुए देखा है। जब मैं रिटायर्ड हुए 5 साल हो गए हैं और मैं देखता हूँ कि बच्चे जा रहे हैं और किस डिटर्मिनेशन में वो रात को जो है वो 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। और जो लाइब्रेरी के संचालक हैं वो सारी रात 24 घंटे लाइब्रेरी चला रहे हैं। उनको एसी की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको वाईफाई उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको पानी की जो है एक्वा वाटर की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अब तो जो है इतने साधन हो गए हैं व्यक्ति के अंदर, अगर उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो मैं नहीं सोचता कि उसको कोई भी जो है कंपटीशन में आने से रोक सकता है। केवल मात्र हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन और विल पावर। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। बिना हार्ड वर्क के आप जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और लोगों से डिफरेंट होकर के आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं डिफरेंट हूँ, मेरा व्यक्तित्व तो डिफरेंट है, मेरे को कुछ ज़िंदगी में कामयाबी प्राप्त करनी है। और इस कामयाबी के पीछे जो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और आपके जो भाई बंद हैं वो एक आशा लगाए हुए हैं कि ये छात्र जो है दिल्ली के अंदर या जयपुर में पढ़ने के लिए गया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो पूरी उनको उम्मीद है कि ये बच्चा जो है कंपटीशन के अंदर आएगा और आगे निकलेगा। अगर आप इतने बड़े शहरों में आकर के इतनी कॉस्टली सिटीज़ के अंदर आजकल खर्चे भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ मकान किराए रह करके कोचिंग कर करके और फिर भी आप यहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये जो है अपने माँ बापों के साथ में मैं तो कहूँगा एक तरह से उनका अनादर करना है। उन्होंने आशाएं लगाई हुई है और उन्होंने आपको एक ईगल की तरह पाल रखा है। वो कहते हैं कि आप जो है उनके बाज हो, आपको लड़ना है, संघर्ष करना है, इस जीवन के अंदर कामयाब होना है। और इस कामयाबी के लिए आपको जब बाज बना करके, ईगल बना करके उन्होंने भेजा है, अगर आप इस संघर्ष के अंदर फेल हो जाते हो, केवल इसलिए फेल हो जाते हो कि आप मेहनत नहीं कर पाए या आप जो है समय नहीं निकाल पाए और आपने वही समय जो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको अन्य जगह में लगा दिया, तो आपको कामयाबी मिलने के बिल्कुल ही आसार नहीं है। क्योंकि आजकल के युग के अंदर जो प्रतियोगिता है वो गला काट प्रतियोगिता है, 1-to-1 फाइट है और इस फाइट में वही लोग कामयाब होंगे
जिनके इरादे बुलंद होंगे, जिनमें हौसला होगा और जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, मेरे परिवार का सपना पूरा करना है। और अगर आप इस दिशा के अंदर आगे बढ़ोगे तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी जो है व्यक्ति नहीं रोक सकता अगर उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है। आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। आपने देखा होगा कि जो आईएएस की परीक्षा है, आरएस की परीक्षा है, मजदूर का बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, एक रिक्शा पुलर जो है उसका बच्चा सिलेक्ट हो रहा है और उनके माँ बापों ने बाजी लगा दी है। जो उनके पास में मकान था उसको बेच दिया है, अपनी बीवी के जो गहने हैं उनको बेच दिया है। और आप इतना टफ सर्कमस्टांसिस के अंदर परिवार का पैसा खर्च करके और अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो तो यह आपकी कमी है, आपके व्यक्तित्व की कमी है। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट के ऊपर सभी साधन उपलब्ध हैं और यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी वीडियोस हैं और सिलेबस के भी वीडियो हैं कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इतनी वाइड नॉलेज है कि मैं सोचता हूँ कि आज के इंटरनेट युग के अंदर आपको कोचिंग की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से बिना माइंड को डिस्ट्रैक्ट किए हुए आप केवल अपने कॉन्सेंट्रेट वे के अंदर जो है वो ईगल की तरह टारगेट करोगे कि मेरे को अपने टारगेट को अचीव करना है। जैसे ईगल जो है अपने शिकार को ऊपर से आकाश से जो है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से पहचान लेता है कि यहाँ पर शिकार है और वो जो है निशाना लगा करके उस शिकार को पकड़ लेता है। तो इसी तरह से आपको जो है आईएएस और आरएस की परीक्षा में आना है और वही टारगेट लेकर के आपको चलना है कि हमें इस लक्ष्य को हर हालत में पढ़ना है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर सको तो 5 मिनट जहां आपने अपना विजन बोर्ड बनाया है उसके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके आप सोचें कि आप माता पिता की आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या वो अपेक्षाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको वो पैसा खर्च करके पढ़ा रहे हैं और आप क्या उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो। इसका आप केवल आत्म विश्लेषण कर लें, आपको अपनी वस्तु स्थिति का पता लग जाएगा कि आप उनके जो है लक्ष्य के अनुसार क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं। आज के इस कंपटीशन युग में अगर आप पर्याप्त मेहनत नहीं करेंगे तो ये असंभव हो कि आप कंपटीशन नहीं क्रैक कर पाओगे। तो कुल मिला के यादव पवार साहब का संदेश है कि दृढ़ आप अपना जो अर्जुन की जो मछली के ऊपर आँख लग के जैसे अर्जुन ने तीर चलाया था उसी तरह से अपना लक्ष्य रखकर अपना उसके ऊपर कंसिस्टेंसी नियमितता से दृढ़ संकल्प के साथ में मेहनत करेंगे तो आज के युग में ऐसा कोई जो है लक्ष्य नहीं जिसको आप पा नहीं सकते हो। पवार साहब के साथ में मैं 2 दिन से ही ये काफ़ी एनर्जीफुल सेशन में हूँ और पवार साहब मेरे को काफ़ी जो हाई एनर्जी का लेवल महसूस हो रहा है। तो साथियों मैं ये संदेश भी कहना चाहूँगा कि संगत आदत गुरु, आपकी जो संगत है वो अच्छे लोगों के साथ में होनी चाहिए। आप कितने कैसे लोगों के साथ में अपना समय व्यतीत कर रहे हो, ये मैं कुछ समय निकाल कर जो ऐसे हाई प्रोफाइल वाले या ऐसे हाई एनर्जीफुल लोगों के साथ में रह रहा हूँ। या तो केवल शॉर्ट में केवल एक मैं जानना चाहूँगा सेवानिवृत्ति के बाद में लोगों को क्या करना चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त। सेवानिवृत्ति के बाद में मैं अपने जीवन के बारे में बता सकता हूँ कि रिटायरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट जो है आपको सफिशेंट जो है फंड देती है तो आप उस पैसे को सदुपयोग करो। आप जो है दुनिया के अंदर घूमो। मैं अपने परिवार के साथ में इन पिछले 5 सालों में जब से मैं रिटायर्ड हूँ मैं 39 कंट्रीज़ को विजिट कर चुका हूँ, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, मैं सब जगह जो है घूम चुका हूँ। और मालदीव भी मैं कोविड के टाइम में जब कोविड एक्सट्रीम पर था अपना मेडिकल टेस्ट करा करके मैं और मेरी वाइफ जो है 5 दिन मालदीव का टूर करके आए। मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी गया। तो मुझे काफ़ी कुछ वर्ल्ड टूर करने से और इंडिया का टूर तो मैंने सर्विस के दौरान ही कर लिया था। शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा इंडिया के अंदर जहां मैंने विजिट नहीं किया।